नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री के बाद अब मध्य प्रदेश को मंत्रिमंडल का इंतजार है। माना जा रहा है कि मंगलवार शाम तक प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसी सिलसिले में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार शाम दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। उनके साथ डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्रिमंडल गठन को लेकर नेताओं ने 1 घंटे चर्चा की। चर्चा के बाद अब माना जा रहा है कि जो विधायक मंत्री बनने वाले हैं उनको लेकर आज खुलासा हो सकता है और कल नवागत मंत्रियों को शपथ भी दिलाई जा सकती है। ऐसे में सवाल यही है कि मंत्रिमंडल में किसे चेहरे को स्थान मिलेगा और किसका पत्ता कटेगा। मंत्रिमंडल में कितनी महिलाओं को जगह मिलने वाली है, कितने युवा विधायक हो सकते हैं जो सांसद और केंद्रीय मंत्री विधानसभा चुनाव जीते हैं, क्या उनको मंत्री बनाया जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल के साथ ही शिवराज सिंह चौहान के अलावा अन्य वरिष्ठ विधायकों की भूमिका क्या होगी। हालांकि प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार में एक लोकसभा से एक मंत्री बनाने के फॉर्मूले को अमल में लाया जा सकता है। मोहन यादव उज्जैन लोकसभा सीट से आते हैं, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा मंदसौर लोकसभा और राजेंद्र शुक्ला रीवा लोकसभा से आते हैं। मतलब कैबिनेट में 3 मंत्री 3 लोकसभा सीट से मौजूद हैं। अब बाकी लोकसभा सीटों से मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये रणनीति 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए बनाई जा रही है, लेकिन इनका एडजस्टमेंट कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए इसी पर और चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए सीधे हम रुक करते हैं स्वदेश न्यूज के एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी के पास। उनके साथ मौजूद है विक्रांत भुरिया जी। मुक्ता जी, जिस तरह से आज माना जा रहा है कि आज वो लिस्ट फाइनल हो जाएगी जिनका मंत्रिमंडल में नाम होगा, और जैसे हमें पता चला है कि इस वक्त आपके साथ विक्रांत भुरिया जी भी हैं, तो मैं चाहूंगा आप उनसे चर्चा कीजिए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी। देखिए, डॉक्टर विक्रांत भुरिया है, वो पहली बार के विधायक बने हैं, कांग्रेस से हैं। मैं चाहूंगी कैमरामैन आपको इनकी वेशभूषा भी दिखाए, बिल्कुल ट्राइबल वेश में आए हैं। अगर हम बात करें बीजेपी की, जिस तरह से बीजेपी बदल रही है उसी तरह से कांग्रेस भी बदल रही है। कांग्रेस बदल रही है, बिल्कुल आप लोगों के यहाँ युवा आ गए हैं पूरे। आपके अगर हम संगठन की बात करें, नेता प्रतिपक्ष की बात करें, और अगर हम बीजेपी की बात करें तो देखिए एकदम नया चेहरा, नया मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम, अब मंत्रिमंडल की गठन की बात चल रही है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे कांग्रेस हमेशा जनता के लिए लड़ाई लड़ती आई है, और जिस तरह से अब युवाओं को कमान सौंपी गई है, वरिष्ठों के अनुभव के साथ साथ युवाओं का जोश भी ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। और इस बार जो विधायक चुनकर आए सब युवा हैं, तो निश्चित तौर पर जो हमारी लड़ाई पहले हम सड़कों पर लड़ रहे थे, अब सदन में तक लड़ेंगे। बीजेपी में जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार करा गया है, ये उनका आत्ममंथन है, उनका निर्णय है, पर हमारे इसमें वरिष्ठों का हमेशा सम्मान होता आया है। और जो बलिदान और जो ताकत से संघर्ष कमलनाथ जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, इन्होंने करा है, क्योंकि 2018 में तो हमारी सरकार आ गई थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन भी गए थे, पर 5 साल तक जब सरकार जाने के बाद उसको जिंदा रखने का काम कमलनाथ जी ने करा है। दिग्विजय सिंह जी ने हर कार्यकर्ताओं को समेटने का काम करा है, और ये आगे भी चलता रहेगा उनके आशीर्वाद में और युवाओं के जोश के साथ में। चाहे जीतू पटवारी जी हों, चाहे उमंग सिंगार जी हों, हम सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, और जो वादे बीजेपी ने करे हैं उनको पूरा करवाने का काम हम लोग करेंगे। तब तक जब तक वो पूरे वादे नहीं होंगे तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। अगर युवाओं को मौका मिल रहा है कांग्रेस में, तो बीजेपी में भी यही चल रहा है कि युवाओं के साथ अनुभव, दोनों का जो है कोऑर्डिनेशन रहेगा। आप कैसे देख रहे हैं मंत्रिमंडल गठन? अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कल वो दिल्ली, तो लगता है कि हमारा संपर्क उनसे अचानक से टूट गया। लगातार हमारी उनसे चर्चा चल रही थी। हम दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस चर्चा पर और बातचीत करने के लिए, इस मुद्दे पर और बातचीत करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका भी आप लोगों से तारुफ करा। तो हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के शाइनी जी और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत। रमेश शर्मा जी, जिस तरह से बहुत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त लगा मुख्यमंत्री चयन में। अब मुख्यमंत्री चयन के बाद लगातार यही चर्चा थी कि मंत्रिमंडल में कौन कौन विधायक शामिल होंगे, कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेंगे, और अब ऐसा लग रहा है कि आज शाम तक वो नाम फाइनल हो जाएंगे, क्योंकि कल वो शपथ भी ले सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, कितने विधायक हो सकते हैं जो मंत्री पद
कि शपथ ले सकते हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, और क्या फॉर्मूला रखने वाली है बीजेपी इस बार इसमें? फॉर्मूला तो लगभग लगभग उन्होंने साफ कर ही दिया है कि इसमें हर संसदीय क्षेत्र से एक रहेगा। तो हो सकता है कि अभी कुछ संसदीय क्षेत्र छूट जाएं, क्योंकि 29 संसदीय क्षेत्र हैं, उसमें से 3 हो गए हैं, 26 क्षेत्र बचते हैं। लेकिन बहुत संभव है कि कुछ संसदीय क्षेत्र जो है अभी रोक लिए जाएं। मेरे अनुमान से 20 से 25 तक की संख्या के आसपास अभी शपथ लेंगे। और इसमें जो फार्मूला होगा वो 3 तरह का फार्मूला हो सकता है। करीब 50% तो ऐसे चेहरे होंगे जो अनुभवी हैं और जिनको हम सब जानते हैं, और फिर करीब 5-6 चेहरे ऐसे होंगे जो नए, मतलब जो 2 बार के विधायक होंगे, 3 बार के विधायक होंगे, और कम से कम 2-3 चेहरे बिल्कुल नए हो सकते हैं जो पहली बार के विधायक भी हो सकते हैं। लेकिन 5-7 चेहरे ऐसे होंगे जो पहली बार विधायक, वो 2-3 बार रहेंगे लेकिन पहली बार मंत्री बनेंगे, ये हो सकता है। जहां तक महिलाओं का सवाल है, मैं समझता हूं कि कोशिश ये की जाएगी, इसकी संभावना बराबर दिख रही है कि लगभग 1/3 संख्या महिलाओं की हो सकती है। और इसका जो समायोजन होगा वो कहीं ना कहीं वर्ग को और क्षेत्र को ध्यान में रख करके समायोजन होगा। और मैं समझता हूं कि बुंदेलखंड से महाकौशल से महिला, कम से कम 3 महिलाएं महाकौशल की हो सकती हैं, 2 पुरुष महाकौशल के हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो उनकी अभी योजना है, हर वर्ग के को और हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिले, उसमें अगर कुछ संभाग 1-2 छूट जाएं तो छूट जाएं। लेकिन कुछ संसदीय क्षेत्र ऐसे भी हो सकते हैं जहां से 2 प्रतिनिधि हो जाएं, जिसमें कि भोपाल संसदीय क्षेत्र हो सकता है, सागर संसदीय क्षेत्र हो सकता है। कुछ इस तरह कुछ अपवाद 1-2 ऐसे हो सकते हैं, लेकिन मेरे अनुमान से कम अभी 20 से 25 के बीच संख्या हो सकती है। जी बिल्कुल, 20 से 25 की संख्या हो सकती है मंत्रिमंडल में। के शाइनी जी, आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से ये एक लोकसभा और एक मंत्री बनाने की बात सामने आ रही है, हालांकि रमेश शर्मा जी ने कहा कि कुछ ऐसे लोकसभा क्षेत्र हो सकते हैं जहां से 1-2 मंत्री बना सकते हैं, जैसे भोपाल हो गया, सागर हो गया, आप क्या देख रही हैं? क्या इसी फॉर्मूले के हिसाब से बीजेपी आगे बढ़ने वाली, या फिर कुछ और नया फॉर्मूला दिखाई देगा? क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं जो भी बीजेपी डिसीजन लेती है, बड़े चौंकाने वाले डिसीजन लेती है। बिल्कुल जी, शर्मा जी से जो कहा मैं बिल्कुल से सहमत हूँ। और बीजेपी में कुछ नहीं कहा जा सकता, हाईकमान से जो क्या निर्णय आता है। लेकिन ये जरूर निश्चित तौर पे अभी सबसे बड़ा जो चुनौती है बीजेपी के सामने, बीजेपी ने सारे सांसद मंत्रियों को चुनाव में उतार दिया और ये सब दिग्गज लोग हैं। आप सोचिए कि अगर इनको बिना, इनके जो समर्थक है उनको बिना नाराज किए हुए किस तरह से इनको मंत्रिमंडल में एडजस्ट किया जाएगा, ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य रहेगा बीजेपी के लिए। क्योंकि आपने देखा हो, अखिलेश विजयवर्गीय जी है, आपके प्रहलाद पटेल जी हैं, ये सब ऐसे मंत्री हैं जो सेंटर में मंत्री रहे हैं और कई सालों का अनुभव है उनके पास। और डॉक्टर मोहन यादव जी भी मुख्यमंत्री बनाए, एकदम नए हैं। अब इनको कहाँ जगह मिलेगा मंत्रिमंडल के अंदर, कहाँ एडजस्ट करेंगे, किस तरह से समन्वय बनाएंगे, और संगठन और संस्था के बीच में, सरकार और संगठन के बीच में एक तालमेल होना चाहिए। तो ये सब चीजें को बैलेंस करते हुए पार्टी जो है निर्णय लेके कि किस किस को बनाना, पर ये निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। अब शिवराज जी है तो उनको भी अभी दिल्ली में बुलाया गया है। आपने देखा वो उन्होंने कोई बगावती तेवर नहीं दिखाया, अपना बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने कहा कि पार्टी जो मिशन देगी मैं उसी में काम करूंगा, और मेरा ये एक मिशन है, और जो भी होगा वो 2024 के चुनाव में पूरे के पूरे सीट जीतना हमारा मिशन रहेगा। तो जिस तरह से कहा जा रहा है, क्या वही होगा ग्राउंड लेवल पे, या किसी तरह का अंदरूनी बगावत होगी, ये सब चीजें जो है आने वाले समय में ही देखा जाएगा। बिल्कुल, बगावत की बात लगातार चलती रहती है, लेकिन रमेश शर्मा जी ने पहले भी हमारे से जुड़े हैं और कई पत्रकार भी जुड़े हैं वरिष्ठ, वो कहते हैं कि जिस तरह से बीजेपी की परिपाटी है, रमेश शर्मा जी, बगावत यहाँ पर कम देखने को मिलती है। क्योंकि अगर हम देखें, शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं भरे मंच में कि जिस पार्टी ने मुझसे से छोटे से कार्यकर्ताओं को इतना बड़ा पद दिया, 18 साल तक मुझे मुख्यमंत्री बनाया, तो मुझे लगता है कि बगावत वाली बात तो यहाँ पर नहीं आएगी, लेकिन जिम्मेदारी की बात यहाँ पर जरूर आएगी कि इन बड़े बड़े नेताओं को कौन कौन सी जिम्मेदारी दी जाती। क्योंकि वो बड़े नेता जो अगर अभी हम बात करें मुख्यमंत्री पद में जो अभी मोहन यादव है, या हम उप मुख्यमंत्री बात कर ले, उनसे वरिष्ठ भी हैं वो कहीं ना कहीं, और कद्दावर नेता भी हैं, तो क्या उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, वो कौन से विभाग होंगे दी जा सकती है, या फिर उनको नहीं भी दी जा सकती है, उनको वापस लोकसभा बुलाया जा सकता है, लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है, खासकर वो सांसद जो अपनी कैबिनेट में जो
शामिल थे मोदी कैबिनेट में, उनको वहां से हटाकर यहां पर विधानसभा में उनको उतारा गया था। इनके ऊपर लगातार सवाल यहां पर उठेंगे कि आखिर इनको क्या जिम्मेदारी दी गई। रमेश शर्मा जी, आपको क्या लगता है इन बड़े बड़े नेताओं को, सांसदों को क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है? देखिए, मोटे तौर पर जो सांसद हैं जो आए हैं, जिसमें से 4-5 जीत भी गए हैं, इनमें से 2-3 मंत्री बना लिए जाएंगे। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी में अगर आप वर्किंग उनका देखें तो उसमें वरिष्ठ और कनिष्ठ कोई बहुत ज्यादा उसका अंतर नहीं होता। मैं 2 उदाहरण आपको दूं। कैलाश जोशी मुख्यमंत्री रह चुके थे, लेकिन उसके बाद भी पटवाजी के समय वो मंत्री रहे। बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री रह चुके थे और शिवराज जी के अंडर में मंत्री रहे, जबकि कद्दावर नेता गौर जी हुआ करते थे, शिवराज उन दोनों छोटे से कार्यकर्ता हुआ करते थे, लेकिन रहे हैं। तो ये जैसे उप मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं महाराष्ट्र में, तो कुल मिलाकर के भाजपा में ये बहुत ज्यादा अंतर नहीं करता। इन सीनियरों में से 1-2 लोग मंत्रिमंडल में जरूर आएंगे। एक दो में क्या लगता है आपको, वो कौन कौन से नाम हो सकते हैं? रमेश जी, क्या लगता है आपको, एक दो नाम वो कौन कौन से होंगे जिनको मंत्री पद मिलेगा? जो नाम, हाँ, मंत्री हो सकते हैं, उसमें प्रहलाद पटेल मंत्री हो सकते हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का मुझे लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय बहुत संभव है कि रमेश मेहंदोला या उषा ठाकुर को ही आगे करें, क्योंकि ये दोनों उनके बहुत ही निकट तो परिवार जैसे ही हैं। तो हो सकता है कैलाश विजयवर्गीय पीछे रह करके, लेकिन रीति पाठक, राकेश सिंह और प्रहलाद पटेल, इनमें से मंत्री जरूर, उसमें से 1 या 2 मंत्री इसमें से बन सकते हैं। तो उदयवीर भी मंत्री बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के, लेकिन जो 2-3 बड़े, जैसे शिवराज जी का आपने नाम लिया, मुझे जो एक बात लगती है कि बहुत जल्दी केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी पुनर्गठन होगा, क्योंकि 5-6 मंत्रियों के त्यागपत्र हो गए हैं। मध्य प्रदेश के 3 मंत्री हैं उसमें, इसमें से 1 चुनाव हार गए हैं, 2 ने त्यागपत्र भी दे दिया है। तो बहुत संभव है कि सेंट्रल कैबिनेट का गठन हो और उसमें बीडी शर्मा दिल्ली चले जाए और प्रांताध्यक्ष का पद या तो शिवराज जी को मिले या उनको अखिल भारतीय स्तर पर कोई पदाधिकारी बना करके कम से कम 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव का कोऑर्डिनेशन मिल सकता है उनको, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। क्योंकि अगर आप संकल्प पत्र देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का, राजस्थान का भी और छत्तीसगढ़ का भी, इसमें वो बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका नाम थोड़ा सा बदल करके, जो मध्य प्रदेश की योजनाएं थी, जैसे उदाहरण के तौर पर लाडली लक्ष्मी योजना, इसको मातृ वंदना के रूप में राजस्थान में और महतारी वंदना के रूप में छत्तीसगढ़ संकल्प पत्र में आया है। तो बहुत संभव है कि शिवराज जी को लोकसभा का कोऑर्डिनेशन का जिम्मेदारी मिले और इन वरिष्ठ नेताओं में से एक आध किसी को प्रांताध्यक्ष की जिम्मेदारी मिले। इसके अलावा चूंकि कैलाश विजयवर्गीय अभी महामंत्री हैं राष्ट्रीय स्तर के, अगर उनकी मुझे कैबिनेट में आने की संभावना कम दिखती है। अगर वो कैबिनेट में आ भी गए तो राष्ट्रीय स्तर पर एक महामंत्री का पद भी खाली होगा। तो मैं समझता हूं, इसके अलावा एक और बात मुझे लगती है कि कुछ वरिष्ठ विधायक ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें लोकसभा चुनाव लड़ा दिया जाए और वो कहीं ना कहीं, जैसे कुछ मान लीजिए अभी सेंट्रल मिनिस्टर नहीं है लेकिन वरिष्ठ विधायक हैं, 5 बार के, 7 बार के, 8 बार के, और कुछ ऐसी उनको लगता हो तो उनको लोकसभा चुनाव लड़ा करके उनमें से वो कौन कौन से नाम आपको लगते हैं जो वरिष्ठ विधायकों को लोकसभा का चुनाव लड़ा जा सकता है? देखिए, अभी इस पर अपन फिर कभी चर्चा कर लेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के अभी आप फिगर याद रखिए कि मेरी दृष्टि में कम से कम 5 विधायक तो ऐसे हो सकते हैं, हो सकता है 4 हो जाएं, लेकिन 5 के आसपास ऐसे विधायक होंगे जिनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। जी बिल्कुल। शैनी जी, क्या आपको भी लगता है यहाँ पर रिवर्स देखने को मिलेगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव में हमने देखा था, लोकसभा से जो वहां से सांसद थे, मंत्री थे मोदी कैबिनेट में, उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तो जब वो वरिष्ठ विधायक हैं, क्या उनका लोकसभा का चुनाव लड़ा सकते हैं? और अगर ऐसा होगा तो कौन कौन से वो विधायक हो सकते हैं? और रही बात ये, जो हम शिवराज जी की बात कर लें या हम कैलाश विजयवर्गीय की बात कर लें, हम दूसरे वरिष्ठ नेताओं की बात कर लें, हम प्रहलाद पटेल की बात कर लें, इनको कौन सी जिम्मेदारी दी जा सकती है अगर आपको लगता है, अगर इनको मंत्री बनाया जाता है या फिर केंद्र में उनको वापस बुलाया जाएगा? देखिए, ये जो मतलब अगर लोकसभा चुनाव में उतारना है तो ये सब चीजें जो है पार्टी अपने विनेबिलिटी देख के करती है, जो भी इक्वेशन, बाकी कोई क्राइटेरिया नहीं रहता है, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि किस तरह से सारी सीट लोकसभा में जीती जाए। तो अगर इनको किसी को रिजाइन करवा के लोकसभा में टिकट देना है तो किसी को भी पार्टी करवा सकते, कौन होगा ये तो वक्त ही बता सकते हैं, हम इतना गैस नहीं कर सकते अभी। और जहां तक शिवराज जी और कैलाश विजयवर्गीय, ये सब इतने कद्दावर नेता हैं, इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार्टी जरूर देगी।
जैसे शर्मा जी ने भी कहा कि हो सकता है कि पूरे मतलब इस क्षेत्र के जितने भी लोकसभा संगठन का काम शिवराज जी को दे दे, और कैलाश विजयवर्गीय को भी शायद मंत्रिमंडल में वो नहीं आना चाहेंगे क्योंकि वो इतने सीनियर मंत्री है, वो लीडर है, तो उनको भी कोई संगठन का हो सकता है काम दिया जाए। पर ये जरूर है कि जितने न्यू कमर्स है इसमें नए चेहरे बहुत देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये हमेशा यूथ को प्रमोट करने की जो बात कह रहे हैं, तो जैसे डॉक्टर मोहन यादव को लेके आए हैं अभी, और राजस्थान में आपने देखा होगा कि फर्स्ट टाइम एमएलए को मुख्यमंत्री बना दिया है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी जो मंत्री भी आएंगे, तो मुझे लगता है कि कुछ नए चेहरे जरूर देखने को मिलेगा इसमें, और यूथ और महिलाओं को जरूर स्थान दिया जाएगा, क्योंकि यही जो एक इनका मैनिफेस्टो भी रहा है और जो बीजेपी कहती रही है कि हमें यूथ और महिला हमारा मेन टारगेट वो है, तो उनको जरूर स्थान देंगे, ऐसा मेरा विचार है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। रमेश जी, हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन को किन किन को जगह मिल सकती है, लेकिन क्या कुछ ऐसे लोग भी हो सकते होंगे, और हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे जो पिछली बार कैबिनेट में थे एमपी की, इस बार उनका नाम नहीं होगा। अगर उनका नाम नहीं होगा तो किस आधार पर उनका नाम नहीं होगा, और जो फॉर्मूला सेट किया जा रहा है उसमें किस आधार पर इनका नाम नहीं होगा। और दूसरा ये, अगर हम बात करें मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्या उनकी यहाँ पर कुछ अगर अपनी तरफ से, क्योंकि हालांकि सब चीजें केंद्र से डिसाइड हो रही है, लेकिन क्या उनकी भी रजामंदी होगी? रजामंदी तो होगी, लेकिन क्या उनकी तरफ से भी कोई मनपसंद विधायक होंगे जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं? इतनी छूट मिलेगी उनको केंद्र की तरफ से? देखिए, मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेती है, वो ठीक अपनी तरफ से लेगी, लेकिन वो सबसे सलाह मशवरा करके लेती है। ऐसा नहीं कि वो सबसे सलाह लेगी। तो मोटे तौर पर एक बात मान करके चलिए कि अभी भाजपा के पास 28 लोकसभा की सीटें हैं। इन 28 में से मान करके चलिए कि 14 सीटों पर यदि नए नाम हो जाएं, उन 14 में से कुछ विधायक हों, तो आश्चर्य नहीं होगा। मोटे करके चलिए कि उम्मीदवार नया होगा, होशंगाबाद में उम्मीदवार नया हो। बिल्कुल रमेश जी, तो ये जो जी तो ये कुछ सीटें हैं। तो फिर जब पहला पटेल सीट खाली हुई, तो ये जो कुछ सीटें खाली हुई हैं, तो मान करके चलिए कि कम से कम 14 वो चेहरे नए होंगे उनके। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो 14 नए चेहरे होंगे। लेकिन केशानी जी, आपको लग रहा है कितनी छूट होगी मोहन यादव के बाद? कितनी छूट उनको दी गई होगी? क्या फिर उनके मनपसंद के कुछ विधायक, क्योंकि हर कोई मुख्यमंत्री चाहेगा उनके मनपसंद के विधायक हैं जो वो मंत्री पद की शपथ ले, तो कितनी छूट उनके पास होगी, और कितने अपने आपको लगता है कि मनपसंद के जो विधायक है वो मंत्री बनवा सकते हैं, या फिर उन्होंने पूरा छोड़ के रखा, केंद्र जो डिसाइड करेगा, केंद्र जो आदेश करेगा उसी के हिसाब से यहाँ चीजें होंगी? नहीं भागीरथ जी, मुझे लगता है कि डॉक्टर मोहन भागवत जी को पूरी छूट देंगे कि आप अपना लिस्ट बना लीजिए कि किस किस को बनाना चाहते हो, और फिर उसमें सहमति जरूर उनको सेंटर से लेना होगा। और सेंटर में जब वो अपने लिस्ट लेके जाएंगे, और उसमें जैसे एक हर जगह से 2-3 नाम एक्स्ट्रा रहे, तो उसमें से किसको देना वो सेंटर अपनी तरह से तय करेगी। पर यहाँ तक किसको बनाना है, पहला तो डिसीजन डॉक्टर मोहन यादव जी लेंगे, और उसके बाद वहां सेंटर से जाकर परमिशन। मुझे लगता है कि कुछ समय बाद, कुछ घंटे बाद ये चीजें भी क्लियर हो जाएंगी कि कौन कौन विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। हमारा समय भी समाप्त हो गया। के शायनी जो रमेश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मंत्रिमंडल विस्तार खत्म हुआ इंतजार, हालांकि अभी वो नाम सामने आने बाकी है, लेकिन जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कि कयास लगाया जा रहा था कौन कौन से विधायक हैं वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, क्या इस बार रिवर्स भी देखने को मिलेगा? जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में हमने लोकसभा से कई मंत्रियों सांसदों के यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए देखा, तो क्या यहाँ के जो वरिष्ठ विधायक होंगे, जिस तरह से रमेश शर्मा जी कह रहे थे उनको लोकसभा के चुनाव भी लड़ाया जा सकता है। देखना होगा कि अगर उनको मंत्री पद नहीं मिलता है, मंत्रिमंडल में उनकी जगह नहीं मिलती है, तो ये कयास और मजबूत हो सकते हैं कि शायद उनको लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार अभी थोड़ा सा बाकी है इंतजार खत्म होने में, लेकिन बहुत जल्दी इंतजार भी खत्म हो जाएगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।